जवानों, कुछ हल्के फुल्के न्यूमेरिकल्स हैं, 2-4 ही हैं, ज़्यादा नहीं है। जो अभी मैंने बातें बताई उसी के लिए हैं, देख लेते हैं एक बार। अभी मैंने क्या बताया, उसी का एक छोटा सा इंस्टेंस आपको पूछ लेता हूं पहले मैं आपसे, ठीक है। आपको बताना है कौन सा ज़्यादा खतरनाक है, 220 वोल्ट AC और 220 वोल्ट DC, विच इज मोर डेंजरस? AC DC? देखो बोलने में तो AC DC, लेकिन वैसे AC या DC? यस बेटे। ललित कौन सा बता रही हो बेटे? क्यों बेटे? AC करंट मारती है और DC पुचकारती है। वाह भाई, सुन लो भाई, ये मतलब कमाल है। घर जी ये करंट मारती है, ये थोड़ी इंसानों जैसी हरकतें होनी चाहिए तुम्हारे। यस बेटे, विच इज मोर डेंजरस? हाँ बेटे, अपने को क्या फर्क पड़ता है जी? हाँ बेटे, DC। क्यों बेटे, DC क्यों डेंजरस है? अक्सर ना बेटे हम आमतौर पर क्या धारणा सुनते हैं कि भाई जनरेटर का जो करंट है ना, DC जनरेटर का जो करंट है, एक बार पकड़ लेगा भाई, छोड़ देगा नहीं। खतरनाक तो वही हुआ जो अपने घर में सप्लाई होता है, तो एक बार एक झटका मार के छोड़ भी देते हैं। उसमें तो एक बार पकड़ लिया ना बेटे, बच के रहना बेटे, पकड़ लेता बेटे, छोड़ता नहीं बेटे, ये आम बात है। अच्छा, उनका कहना गलत नहीं है, क्यों? क्योंकि DC करंट है, वो डायरेक्शन चेंज नहीं कर रहा है। हम DC का मतलब कांस्टेंट DC मान रहे हैं, हालांकि DC जनरेटर की आउटपुट कांस्टेंट DC नहीं होती है, लेकिन चलो हमने उसमें कुछ फिल्टरिंग लगा दी कि कांस्टेंट DC आउटपुट आ रही है। तो भाई साहब वो आउटपुट आती है इस तरह की, कांस्टेंट, बदल नहीं रही वक्त के साथ, या फिर वेरिएशन ना के बराबर है। मान लो 220 वोल्ट बराबर का आ रहा है, तो एक बार यदि आपका हाथ लग गया तो आपको कॉन्स्टेंटली 220 का झटका लगेगा। लेकिन अल्टरनेटिंग करंट जो है वो इस तरह का है। एक्चुअल में इसमें 220 का मतलब क्या है ये आपको मालूम होना चाहिए। क्या 220 इसकी मैक्सिमम वैल्यू है क्या? तो क्या है? वेरी गुड। जब रेटेड वैल्यूज होती हैं तो वो उसकी RMS वैल्यूज होती हैं। तो इसकी RMS वैल्यू जो है, VRMS जो है वो 220 है। VRMS होती है V0/√2। इसका मतलब जो मीन जो पीक वैल्यू आई, सॉरी मीन नहीं, पीक वैल्यू आई वो 220 × 1√2। दिस इज अप्रोक्सीमेटली 312 वोल्ट, लगभग 312 वोल्ट है। मतलब जब हम कह रहे हैं, कहने को तो ये 220 वोल्ट का AC है, लेकिन इसकी जो मैक्सिमम वैल्यू आएगी ये 312 पे आएगी। तो खतरनाक तो यही हुआ, ज्यादा वोल्टेज ज्यादा खतरनाक। अरे नहीं आया समझ में? तो इस सेंस में बिकॉज इट इज हैविंग हायर पीक वैल्यू, इसकी पीक वैल्यू ज्यादा है, दैट इज व्हाई इट इज मोर डेंजरस। याद रहे ये दोनों हमने सेम लिए हैं इसलिए। हाँ, यहां पर एक बात तो है, जैसा DC के अंदर कांस्टेंट चल रहा था, एक बार पकड़े छोड़ेगा नहीं, इसके अंदर क्या है, वैल्यू 0 से बढ़ी, 312 तक गई, फिर घटी, फिर 0 हुई। तो एक बार चांस मिलता है जब 0 होता है, हालांकि चांस बहुत कम समय के लिए मिलते हैं, लेकिन फिर भी एक प्रोबेबिलिटी है, एक चांस मिलता है कि उस समय वोल्टेज 0 हो जाएगी, करंट 0 हो जाएगा, तो क्या पता हमारा हाथ वहां से हट जाए, ठीक है ना। लेकिन कंपैरिजन की जब बात होती है बेटी तो सेम वोल्टेज पर होती है। तो जब हम 220 वोल्ट का AC बोलते हैं, इसका मतलब क्या होगा कि ये उसकी RMS वैल्यू है। तो उस वक्त जो पीक वैल्यू है वो 312 आ रही है, तो ज्यादा वोल्टेज आ रही है तो ज्यादा डेंजरस है, इसलिए हम ऐसा बोल रहे हैं, ठीक है भाई। किसी भी चीज का कंपैरिजन करेंगे तो कोई एक पैरामीटर तो फिक्स लेना पड़ेगा ना, उसी के हिसाब से कंपेयर करेंगे। मान लो मैं कहूँ कि हाथी और घोड़े में कौन ज्यादा क्या है, तो आप बताना पड़ेगा क्या मतलब, क्या वजन पूछ रहे हो या हाइट पूछ रहे हो, या मतलब क्या पूछना चाह रहे हो बताओ, यस और नो, ताकत पूछना चाह रहे हो, तो एक पैरामीटर फिक्स करना पड़ेगा ना कि इस चीज को कंपेयर कर रहे हैं। अरे यस और नो, नहीं आई क्या बात समझ में? तो वैसे ही बेटे हम यहाँ पर जब हम कंपैरिजन कर रहे हैं तो हमने एक पैरामीटर लिया कि दोनों की वोल्टेज सेम रखें, 220 वोल्ट का AC सप्लाई करें, 220 वोल्ट का DC दें, तो कौन ज्यादा खतरनाक है। तो हमने कहा तुम कह ही 220 का रहे हो, लेकिन एक्चुअल में 220 का है कोई, वो तो कितने का है, 312, मतलब मैक्सिमम तक 312 वैल्यू जा रही है। जब वो 312 का आएगा तो पटाखा उठ ही जाएगा। मान लो कोई ऐसी चीज है जो 220 तक तो सही चलती है, तो DC के अंदर तो कोई खतरा नहीं है, AC के अंदर जब तक 220 से कम वोल्टेज होगी कोई खतरा नहीं है, लेकिन जैसे वो 220 से ज्यादा हुई, 21, 22, 50, 60, 300, 312, पटाखा उठा देगा, धुआं उठ ही जाएगी। इसका मतलब AC ने धुआं उठा दिया भाई वहां पे। ना आ रहा समझ में, ना आ रहा है समझ में?
तो कौन ज्यादा खतरनाक हुआ? क्यों है ज्यादा खतरनाक? क्योंकि जब हमने कहा है तो दोनों को जो कंपेयर कर रहे हैं तो साहब उस समय एसी की पीक वैल्यू जो है वो ज्यादा है, दैट इज व्हाई इट इज मोर डेंजरस। इस बात को लिख लो, भूलोगे नहीं तो। विच इज मोर डेंजरस? एसी, बिकॉज इट हैज पीक वैल्यू, ग्रेटर पीक वैल्यू, इट इज ग्रेटर पीक वैल्यू। हो गया? अरे हो गया होगा बेटे, बेटे सुग्रीव नहीं आ गया? आ गया? लिखो, अट लिखो, हट रे, अट बोलो। द इलेक्ट्रिक मेन्स इन ए हाउस, द इलेक्ट्रिक मेन्स इन ए हाउस आर मार्क्ड 220 वोल्ट 50 हर्ट्ज, 220 वोल्ट 50 हर्ट्ज हाउस होल्ड में सप्लाई हो रही है, तो ये एसी सप्लाई है भाई साहब, 220 वोल्ट और 50 हर्ट्ज, आगे उसकी फ्रीक्वेंसी भी दे रखी है। ठीक है, आपको इसकी इक्वेशन बनानी है। राइट डाउन इक्वेशन फॉर इंस्टेंटेनियस वोल्टेज, इंस्टेंटेनियस वोल्टेज की इक्वेशन बनानी है। पहले जवानों, इंस्टेंटेनियस वोल्टेज की इक्वेशन क्या होती है बता सकते हो आप मुझे? V इक्वल टू वी नॉट, बिल्कुल सही बात है, साइन ओमेगा टी। साहब वी नॉट की वैल्यू कितनी दे रखी है अपने को? यही 220 है क्या ना? ये आरएमएस वैल्यू। अच्छा कैसे पता चल? उसने तो बोला भी नहीं था आरएमएस वैल्यू है, रेटेड वैल्यूज है, तो रेटेड वैल्यूज बेटे हम आरएमएस लेंगे, कहेगा नहीं वो, आपको तो सिर्फ रेटेड वैल्यूज देगा, लेकिन ये बात हमें कौन बताएगा? हम खुद। कैसे बताएंगे? याद रखेंगे ना भाई। अरे यस नो। तो बेटे यहां से हमें मालूम है ई आरएमएस या वी आरएमएस लिख लेते हैं कि वी आरएमएस की वैल्यू होती है साहब वी नोट बटा अंडर रूट 2 और इसकी वैल्यू 220 है, तो कुल मिलाकर वी नोट की जो वैल्यू आएगी वो 220 गुणा अंडर रूट 2 आएगी। ये वी नोट की जगह यहां पर रख दो, तो इक्वेशन क्या बन जाएगी? 220 अंडर रूट 2 गुणा साइन। अब सवाल उठता है कि ओमेगा क्या लिखे? ओमेगा बिल्कुल सही है, ओमेगा इज इक्वल टू 2 पाई गुणा फ्रीक्वेंसी। अब सवाल ये उठता है 2 पाई का मतलब तो 2 पाई, लेकिन फ्रीक्वेंसी तो मालूम ही ना है 50, और 50 दूनी कितना होता है? 100, तो कुल मिला के कितना आ गया? 100 पाई। कितना आ गया? 100 पाई, 100 पाई। तो लिख दो यहाँ पे 100 पाई इंटू टी, दिस इज द इक्वेशन। अब बनानी आ गई इक्वेशन। पूछ लेता है तो आप बता ही देंगे, पूछ लेगा तो आप बता ही देंगे। आई होप समझ आया होगा। एक सवाल और मैंने आपसे पूछ भी लिया था वैसे मैंने, हमें एक अल्टरनेटिंग करंट इस तरीके का गिवन है, मिटा दो बेटे इसको थोड़ा फास्ट। शाबाश शाबाश शाबाश, 100 की स्पीड से लिखा करो, खेचम खेच, खेचम खेच बेटे। हाँ बेटे देखना, मान लो हमें गिवन है इस तरह का एसी, वी आर प्रोवाइडिंग विद दिस काइंड ऑफ एसी, लेट अस सपोज दिस इज 3 एम्पियर, दिस इज करंट टाइम ग्राफ एंड दिस इज द एसी, स्क्वायर एसी गिवन अपने को। ठीक है, ये प्लस का 3 एम्पियर है और नीचे है बेटे माइनस का 3 एम्पियर। अपने को इसकी आरएमएस वैल्यू निकालनी है। यस बेटे, कैसे निकाले बेटे? निकिता सिंह राठौड़ बता ही दो बेटे। नहीं आता? यस यस, ये पॉजिटिव ये नेगेटिव और बीच में 0, अंडर रूट अंडर रूट अंडर रूट। हाँ शाबाश शाबाश, मैंने करवाया था कल, ये कल मैंने करवाया था, लेकिन इस बात से सिद्ध होता है कि हम घर जाके नोटबुक के दर्शन नहीं करते हैं। और मैं आपको पहले बता चुका हूं बेटे, दिसंबर चल रहा है, तुम नोटबुक के दर्शन नहीं करोगे ना तो कई सालों तक नोटबुक के दर्शन करने पड़ेंगे। आप चाहते हो कि जल्दी से छुटकारा मिले ना, तो अब पढ़ लो तुम, फिर छुटकारा है फिजिक्स से। आई स्क्वायर डिटी एंड आई विल दिती। सच में नकली बातें हो रही है बेटे। हाँ बेटे, इधर से मैं पूछ लूं, तनुज। यस बेटे, है क्या बेटे? हिंदी में बता दे मेरे को, हिंदी में बता दे।
इस छोटी सी बात के लिए इंटीग्रेशन लगाएगा बावले। अच्छा यहाँ पे सीधा ये क्यों नहीं लगा देते हम I0/√2, क्या दिक्कत है? नहीं भर लो। हाँ बेटे क्या फर्क पड़ता है। हाँ जी मैं तो यही सोच रही हूँ कि कोई इस बारे में क्यों नहीं बोल रहा। मैं तो खुद इस चक्कर में हूँ कि कोई तो बोले। भाई जब कांस्टेंट करंट जा रहा है तो मैंने आपको समझाया था IRMS का क्या मतलब है। रूट, किसका रूट? मीन, किसका मीन? स्क्वायर, स्क्वायर्स का मीन। तो इनके स्क्वायर्स का एवरेज करो पहले। तो 3 का स्क्वायर क्या होता है? 9। ये भी 3 ही, उसका स्क्वायर करोगे तो 9। ये भी 3, इसका स्क्वायर 9। और टोटल कितने हैं? 3, तो 3। तो ये एवरेज हुआ, मीन हुआ, किसका हुआ? स्क्वायर्स का। इसका रूट ले लो, यही IRMS है। तो 9, 18 और 27, 27 को 3 से भाग कर देंगे, वाह, 9 का रूट कर देंगे 3। तो कुल मिलाकर 3 एम्पियर RMS वैल्यू आ गई। क्या हमेशा ऐसा कर सकते हैं हम? कांस्टेंट वैल्यू दे रखी है तब। हमेशा नहीं, हमेशा नहीं, ना ना ना, नहीं आया भाई समझ में। वेरिएबल दे रखा था तो वी मस्ट यूज इंटीग्रेशन। फिर हम ऐसे करके नहीं निकाल सकते क्योंकि बड़ा कॉम्प्लेक्सिटी है, फिर तो हम सोल्व ही ना कर पाएंगे, है ना? नहीं है बेटे? अच्छा बाय द वे किसी को हो सकता है समझ में भी ना आया हो, रट ले बेटे, रट ले, ज्यादा विचार करने की जरूरत नहीं है। क्योंकि जब ये समझ में नहीं आ रहा ना, इसका मतलब हमारा पीछे के ट्रांसफॉर्मर उड़ गए, हमारे पीछे का डेटा बिल्कुल क्लीन है। तो अब नई चीज क्या समझ में आएगी, है ना? अगला लिखो। मैं तो सोच रहा था तुम कर ही लोगे, मुझे क्या पता कि तुम तो 2 कदम बाद में निकले हो भाई। द इंस्टेंटेनियस वैल्यू ऑफ एन अल्टरनेटिंग वोल्टेज। ज्ञान बूस्टर के कल 1 से 12 तक क्वेश्चन करके लाना, सब बता दिया मैंने। अभी छोटी सी बात हो, बता भी दूंगा। इक्वेशन गिवन है बेटे, क्या गिवन है देखो। द इंस्टेंटेनियस वैल्यू ऑफ अल्टरनेटिंग वोल्टेज इन वोल्ट्स इज गिवन। अल्टरनेटिंग वोल्टेज गिवन है, वैल्यू दे रखी है 140 साइन 300 गुणा में t। दिस इज द अल्टरनेटिंग वोल्टेज विच इज गिवन। 140 साइन 300 इंटू टी, 140 साइन 300 इंटू टी लिख लिया। टाइम सेकंड में आपको पीक वैल्यू निकालनी है, आरएमएस वैल्यू निकालनी है और फ्रीक्वेंसी निकालनी। शाबाश। पीक वैल्यू, आरएमएस और फ्रीक्वेंसी, और फ्रीक्वेंसी हो गया। पीक वैल्यू क्या आई है बेटे? बिल्कुल सही है, ई नॉट तो इक्वेशन के स्टार्टिंग में ही होता है, तो 140। आरएमएस वैल्यू कितनी आई है बेटे? 140 डिवाइडेड बाई अंडर रूट 2। 140 डिवाइडेड बाई 1.414 होता है, इससे मिलता जुलता 1.4 है, ये ले लो। हेलो हेलो हेलो, डेसिमल को हटाओगे तो नीचे ऊपर 10 लगाना पड़ जाएगा, कुल मिलाकर ये कितना आएगा? 100 वोल्ट। ठीक है, तो ये कितना था? 140 वोल्ट पीक वैल्यू, आरएमएस वैल्यू आई है 100 वोल्ट। क्या आपको दोनों बातें समझ में आई? सवाल उठता है कि फ्रीक्वेंसी कितनी आई है? यस बेटे, ओमेगा। ओमेगा होता है साइन वाली टर्म, दिस इज ओमेगा इंटू टी, तो दिस इज ओमेगा, दिस इज 300। और ओमेगा से हम क्या लिख सकते हैं? फ्रीक्वेंसी। 2 पाई एफ विल बी इक्वल टू 300। तो कुल मिलाकर यहां से कट ही जाएगा, 150 आएगा ना। तो एफ की वैल्यू कितनी आ गई बेटे? 150 डिवाइडेड बाई पाई। अच्छा यूनिट क्या आएगी बता सकते हो? हर्ट्ज या पर सेकंड, जो आपको उचित लगे, जो आपको अच्छा लगे, जो आपको प्यारा लगे, वो आप लिख सकते हो। 150 अपॉन पाई हर्ट्ज, 150 अपॉन पाई हर्ट्ज। क्या कोई दिक्कत है? क्या कोई कंफ्यूजन है? प्यारे जवानों, लिखना बंद, समझना शुरू। अच्छा जवानों, हमने करंट इलेक्ट्रिसिटी पढ़ी। करंट इलेक्ट्रिसिटी के दौरान, ये नोट डाउन कर लिया है? हाँ बेटे, हो गया। हमने करंट इलेक्ट्रिसिटी पढ़ी और करंट इलेक्ट्रिसिटी के दौरान हमने ये जाना कि करंट तो एक स्केलर क्वांटिटी है। करंट तो ऐसे जा रहा था इसमें, फिर एक दूसरा रेजिस्टेंस मान लो उसमें करंट ऐसे जा रहा था, ये 2 एम्पियर था मान लो, ये भी साहब 2 था, तो कुल मिलाकर टोटल हम क्या कह देते थे? 4 हो गया। यही नहीं गया, मान लो कोई दूसरा था, इधर आ गया, चलो, तो कुल मिलाकर 2 और 2 मिलके इधर कितने गए? 4।
तो ये दोनों मिल गए और एंगल इनके बीच का चाहे कुछ भी रहा हो, एंगल पे निर्भर ही नहीं कर रहे थे। करंट का वहां पर जो बिहेवियर था वो स्केलर के जैसा था। कौन सी यूनिट में? करंट इलेक्ट्रिसिटी वाले में। जब हम डीसी करंट सप्लाई कर रहे थे, डीसी करंट बोलना वैसे गलत है, डायरेक्ट करंट बोलना चाहिए। डीसी में तो ऑलरेडी करंट आ रहा है, सी फॉर करंट, यस नो। तो जब हमें डायरेक्ट करंट की बात कर रहे थे, जो बैटरी वाला करंट था या सेल वाला करंट था, उस वक्त उस समय बेटे वो स्केलर होता था कि वेक्टर होता था? स्केलर। वहां पर वेक्टर का कोई नामो निशान ना था। लेकिन बेटे जब अल्टरनेटिंग करंट हमने सप्लाई किया और एक ही सर्किट में कई सारे कंपोनेंट आ गए, रेजिस्टेंस भी आ गया है, वोल्टेज इंडक्टर भी आ गया। इंडक्टर समझते हो? इंडक्टर, व्हाट इज इंडक्टर बेटे? सोलेनोइड, सोलेनोइड। इंडक्टर, वन इज कंडक्टर, वन इज इंसुलेटर। तुम लोग इंसुलेटर और इंडक्टर को एक जैसा तो नहीं समझ रहे होगे, दोनों अलग अलग हैं, है ना। कंडक्टर के मौसी के लड़के का नाम इंडक्टर है, लेकिन इंसुलेटर से उसकी बिल्कुल नहीं बनती है। तो मैंने इंसुलेटर नहीं पूछा था आपसे, मैंने पूछा क्या था? इंडक्टर। इंडक्टर क्या है? सोलेनोइड। सोलेनोइड क्या है? कंडक्टर ही है, लेकिन उसको हेलिकल शेप में रैप कर दिया इस तरीके से, ठीक है। एक कंपोनेंट कौन सा होता था हमारे पास? कैपेसिटर। तो तीन कंपोनेंट होते थे, वन इज रजिस्टर, कैपेसिटर एंड इंडक्टर। तो जब हम इनके अंदर एसी करंट सप्लाई करते हैं, अल्टरनेटिंग करंट जब हम सप्लाई करते हैं, तो हम देखते हैं कि यार अल्टरनेटिंग करंट के बिहेवियर को समझना, यदि इन तीनों की बात करें तो करंट और वोल्टेज आपस में इनके बिहेवियर को समझना तब आसान हो जाता है जब हम इनको वेक्टर की तरह से ट्रीट करते हैं। एक्चुअल में वेक्टर है क्या ये? ना ना ना। लेकिन इनके बिहेवियर को समझना कब आसान हो जाता है? जब हम इनको वेक्टर्स की तरह से ट्रीट करते हैं। इसलिए जब किसी भी सर्किट में जब अल्टरनेटिंग वोल्टेज की बात होगी, तो एसी करंट सप्लाई कर रखा है, तीन कंपोनेंट लगा दिए, तीनों में वोल्टेज पूछ लेगा। तो स्केलर के अंदर जब हम जैसे तीन कंपोनेंट लगा दिए, तो हम जब डीसी करंट बात करते थे उस समय तो तीनों के वोल्टेज जोड़ देते थे, 10 जमा 10 जमा 10 30 हो जाएगी। अब ऐसा भी हो सकता है कि 10 जमा 10 का आंसर 10 ही आ जाएगी। मेरी बातें समझ रही हो? हेलो। तो अब ये चीजें कैसे हुई? ये हुई वेक्टर के हिसाब से। तो हमने अल्टरनेटिंग करंट के मैथमेटिकल बिहेवियर को समझने के लिए करंट और वोल्टेज को इस पूरे चैप्टर के दौरान हमने वेक्टर की तरह से ट्रीट किया। इवन रेजिस्टेंस को भी वेक्टर की तरह से ट्रीट किया है, ठीक है। तो जब हम वेक्टर्स को ट्रीट करते हैं तो हम यहां पर एक टर्म यूज करेंगे। ये मैंने सिर्फ ऐसे ही बताया है, आपको समझा दिया मैंने नॉर्मली ऐसे ही, कि भाई आपको बाद में जब हम यहाँ रूल्स यूज करें तो आप टेंशन में ना आए कि जी वेक्टर तो था ही नहीं। तो मैंने ऐसे बताया कि भाई आप मैथमेटिकल बिहेवियर को जब स्टडी कर रहे थे तब आपको पता चला कि यहाँ पर चीजें बड़ी कॉम्प्लेक्स हैं, लेकिन वो चीजें आसान हो जाती हैं। यहाँ पर वोल्टेज सीरीज में जुड़ नहीं रही है डायरेक्टली, नॉर्मली नहीं जुड़ रही है, अलजेब्रिकली नहीं जुड़ रही है। यदि अलग अलग कंपोनेंट लगा दिए तो नॉर्मली वोल्टेज नहीं जुड़ती है। डीसी होता तो नॉर्मली जुड़ जाती, यहाँ नहीं जुड़ रही है। तो कैसे जुड़ रही है साहब? तो हमने कहा कि यार यहाँ पे ना इसका बिहेवियर वेक्टर के जैसा हो रहा है। तो आपको इस पूरे चैप्टर के दौरान बेटे इस बात का ध्यान रखना है, ठीक है, कि हम यहाँ पर करंट, वोल्टेज, रेजिस्टेंस इन सबको वेक्टर की तरह से ट्रीट करेंगे और उनको वेक्टर की तरह से देखने के लिए, रिप्रेजेंट करने के लिए हम लोग यहाँ पर सहारा लेंगे फेजर डायग्राम का। कौन सा डायग्राम है? फेजर। इसका एक नाम और भी है, ठीक है ना, आ रहे हैं। तो बस इनका मतलब क्या है वो देख लेते हैं। बेटे 11th क्लास में हम लोग फेजर के बारे में हल्का फुल्का पढ़ते थे। वहां पर हम SHM जो था 11th क्लास, पहली बात तो ये, तो आधा तो हमारा हिस्सा वैसे उड़ जाता है 11th के नाम से, और फिर जब वेव्स एंड ऑसिलेशंस का नाम लेते थे तो राज था वो ऑसिलेशंस के नाम से उड़ जाता है। तो आपको उस पर विचार नहीं करना है। अच्छा, मैं ये भी नहीं कहने वाला हूं कि तुमने 11th में पढ़ा होगा तो वो हम यहां यूज करेंगे, उसका कंक्लूजन ऐसे ऐसे याद रखना है। मैं ऐसा कुछ नहीं कहने वाला, सिर्फ मैंने ये कहा है कि वहां भी हम ऐसा करते थे लेकिन जी देखो ऐसी चीजों की याद भी मत दिलाया करो। सच्चाई तो ये है कि कुछ ऐसी यादें हैं जो ना दिलाएं तो ही बढ़िया है ना, कोई बात नहीं है। तो अभी मैं आपको बताऊं बेटे, फेजर डायग्राम एक्चुअल में हमें यहाँ पर मदद करने वाला है करंट और वोल्टेज के आपस के फेजर रिलेशंस को दिखाने का। फेजर डायग्राम में हम करते क्या हैं? फेजर डायग्राम बेटे होता ये है कि यहाँ पर हम
एक रोटेटिंग वेक्टर लेते हैं। क्या लेते हैं बेटे? रोटेटिंग वेक्टर। फॉर एग्जाम्पल एक सर्कल लिया मैंने, उस सर्कल के सेंटर से मैंने एक ये रेडियस के बराबर एक लाइन खींची। किसी समय पर ये इधर ओमेगा स्पीड से घूम रहा है, किसी समय पर इसका कुछ एंगल बना होगा एक्स एक्सिस के साथ ओमेगा इंटू टी। थोड़ी देर के लिए मान लो मैं आपसे कह दूं कि इसकी जो लंबाई है ये आई नोट है। आई नोट कोई भी वैल्यू रही होगी, अपने को कोई इंटरेस्ट नहीं है। फिर मैंने एम ही पूछ लिया आपसे, एम ही ऐसे खाली बैठे थे, खाली हो ना, चलो बता दो। जब ये मेरा ओमेगा टी है तो इस लंबाई की वैल्यू कितनी होगी? मैं वो यहां भी लिख सकता हूं, मैं वो यहां भी पूछ सकता हूं आपसे कि यहां से यहां तक की जो लंबाई होने वाली है ये कितनी होगी? ये लंबाई वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड, बहुत ही बढ़िया बता रहे हो, लेकिन आएगी कितनी ये बता दो। और कैसे निकालेंगे? अरे इतना लंबा चौड़े कहानी कोई है यार, नॉर्मल ट्रिग्नोमेट्री लगाओ। ये वैल्यू हमें मालूम नहीं कितनी है, एम ही मालूम नहीं, मान लो आई है। अब आप कहोगे जी ये कैसे मान लिया? अरे कुछ तो मानना ही था, कुछ मान लो। अब मैं आपसे कह दूं कि साहब ये राइट एंगल ट्रायंगल है, उसमें परपेंडिकुलर आई है डिवाइडेड बाई हाइपोटेन्यूस है, दिस इज इक्वल टू साइन थीटा, दिस इज साइन ओमेगा टी, कुल मिलाकर आई आ गया आई नॉट साइन ओमेगा टी। तो फेजर डायग्राम में हम एक रोटेटिंग वेक्टर की हेल्प से हम क्या दिखा सकते हैं? उसका रिलेशन अच्छे से समझ सकते हैं, किसी इंस्टेंट पर वो कहां होगा ये हम यहां विजुअलाइज कर सकते हैं। और ऐसा विजुअलाइजेशन और भी आसान हो जाता है यदि हमें एक से ज्यादा वेक्टर्स को एक साथ एनालाइज करना है। तो जब करंट और वोल्टेज के वेक्टर्स को जो रोटेटिंग वेक्टर्स की फॉर्म में जब हम इनको रिप्रेजेंट करेंगे तो जो उनका डायग्राम बनेगा उसको हम फेजर डायग्राम बताएंगे। और उस डायग्राम से हम ये बता पाएंगे कि इन दोनों के बीच में, मान लो ये मैंने लाइन यहां से यहां तक खींची है, वोल्टेज की लाइन है, तो दोनों एक ही लाइन पे आ गए। तो हम कहेंगे कि दोनों का एक्स एक्सिस के साथ एंगल एक जैसा है किसी समय पे। तो यहां पर हम वर्ड यूज करेंगे, जो एक्स एक्सिस के साथ एंगल होता है रोटेटिंग वेक्टर का, उसे हम फेज कहते हैं। क्या कहते हैं? फेज। ठीक है ना। और एक्चुअल में इस फेज वर्ड को यदि हम इनकी इक्वेशन के साथ रिलेट करना चाहें तो जो साइन के बाद में जो वैल्यू लिखी हुई होती है या कोस के बाद में जो वैल्यू लिखी हुई होती है वही जो है फेज कहलाती है। तो कहने का मतलब है फेजर डायग्राम वो डायग्राम है, फेजर डायग्राम इज द डायग्राम व्हिच विल गिव फेजर रिलेशन बिटवीन द current and the voltage, and in this case we will represent these by current and voltages by the rotating vectors। मतलब फेजर डायग्राम के अंदर, इन द फेजर डायग्राम we will represent current and voltage at the rotating vectors, and this diagram will give a picture regarding the phase relation between these two। कौन कौन से these two? current and voltage। करंट और वोल्टेज यहां पर हम फेजर डायग्राम में रोटेटिंग वेक्टर की तरह से रिप्रेजेंट करेंगे बेटे। पहली बात, उनके बीच का जो पर्टिकुलर फेज रिलेशन है उसके थ्रू हम इन दोनों को घुमाते रहेंगे। तो करंट एंड वोल्टेज ऑफ द सेम फ्रीक्वेंसी आर रिप्रेजेंटेड बाय द रोटेटिंग वेक्टर्स इन द फेजर डायग्राम एंड विद द प्रॉपर फेज रिलेशन। ठीक है। अच्छा, वहां पर आपको मिलेगा क्या कि आपको अक्सर ये जो सर्कल है ये दिखाई नहीं दे रहा होगा। कोई बात नहीं है, हमें इससे कोई इंटरेस्ट भी नहीं है, कोई मतलब नहीं है। मैं इस बात को थोड़ा और जस्टिफाई करने के लिए कुछ छोटे छोटे एग्जांपल्स लेता हूं ताकि आपको थोड़ा थोड़ा समझ में आएगा। ठीक है। फिर मैं इसकी स्टेटमेंट बोलूंगा, वो बाद में नोट डाउन कर लेंगे आप लोग, लेकिन अभी आप समझें। फॉर एग्जाम्पल बेटे, मैंने आपसे ये कहा कि मेरे पास एक इक्वेशन है आई नॉट साइन ओमेगा टी। तो मैंने कहा इस करंट का फेजर बनाओ, मतलब इसका एक रोटेटिंग वेक्टर बनाओ। तो एक एक्स एक्सिस ले ली, एक वाई एक्सिस ले ली, इन दोनों के बीच में आपने कहीं पर किसी इंस्टेंट पर ओमेगा टी एंगल पे आपने दिखा दिया, और इसकी जो लंबाई थी उसकी कितनी वैल्यू होगी? आई नोट के बराबर वैल्यू होगी। किसी समय पर इसकी प्रोजेक्शन वाई एक्सिस पर देख ले हम, तो वो क्या आती थी? आई, याद होगा अभी अभी करवाया था मैंने, वो आई आती थी। अब मैं कह दूं, मान लो कि मेरे पास एक वोल्टेज है V इक्वल टू वी नोट साइन ओमेगा टी प्लस 30। इसका मतलब है साहब कि ये तो सिर्फ ओमेगा टी था, ये ओमेगा टी में 30 ज्यादा है। इसका मतलब जब मैं वोल्टेज का फेजर बनाऊंगा, वोल्टेज को मैं रोटेटिंग वेक्टर की तरह से दिखाऊंगा, तो डायग्राम के अंदर, चित्र के अंदर, फेजर डायग्राम के अंदर बेसिकली मुझे जो लाइन खींचनी होगी वोल्टेज वाली, वो करंट वाली लाइन से 30 डिग्री आगे खींचनी होगी, क्योंकि उसमें प्लस 30 लिखा हुआ था। तो ये मेरे पास वोल्टेज का फेजर बनेगा।
तो इस डायग्राम को देखते ही हमें अंदाजा हो जाएगा कि भाई करंट जो है वो वोल्टेज के पीछे है, थोड़ा सा लैग है। यदि ये दोनों एक ही लाइन पर आते, मान लो इसकी इक्वेशन में +30 ना होता तो ये इसी लाइन पे आता, इसी लाइन पे आता, इसका मतलब हम कहते हैं, इसके लिए वर्ड यूज करते हैं कि बोथ आर इन द सेम फेज, और सेम फेज से मेरा मतलब ये है कि बोथ विल एक्वायर मैक्सिमम वैल्यू और द मिनिमम वैल्यू एट द सेम इंस्टेंट। मैक्सिमम वैल्यू और मिनिमम वैल्यू को सेम इंस्टेंट पर एक्वायर करेंगे। मैंने ये नहीं कहा है कि दोनों की मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू सेम होंगी, मैंने कहा एक साथ दोनों की मैक्सिमम वैल्यू। मान लो करंट को 10 एम्पियर होना था मैक्सिमम, वोल्टेज को 200 वोल्ट होना था मैक्सिमम, तो जैसे ही करंट 10 एम्पियर होगा उस समय यदि आप वोल्टेज पर नजर रखेंगे तो आप देखेंगे वो भी मैक्सिमम 200 वोल्ट होना था, 200 वोल्ट है, 20 होना था तो 20 वोल्ट है। क्या आपको मेरी बात समझ में आई? तो कोई भी चीज सेम फेज में, इसका मतलब क्या होगा बेटे, मैक्सिमम वैल्यूज को वो क्या करेगी, सेम टाइम पर एक्वायर करेगी। दैट विल एक्वायर द मैक्सिमम वैल्यू एट द सेम इंस्टेंट। मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यूज को एक साथ एक ही समय पर एक्वायर करने वाली है। क्या आपको मेरी बात समझ में आई या नहीं आई? पक्की बात है बेटे? क्या समझे हो आप लोग, ईमानदारी से बताना। फेजर डायग्राम में हम क्या कर रहे हैं, रोटेटिंग वेक्टर से करंट और वोल्टेज को रिप्रेजेंट कर रहे हैं विद प्रॉपर फेज एंगल, राइट? बोथ आर हैविंग द सेम फ्रीक्वेंसी आल्सो। अच्छा, इंटरेस्टिंग बात क्या है, सेम फेज में थे तो सेम टाइम पर दोनों मैक्सिमम या मिनिमम वैल्यूज को एक्वायर करेंगे, इतना सा ही मतलब है, ठीक है? ऐसा जरूरी नहीं है कि भाई किसी की फेज कांस्टेंट हो, क्या पता फेज जानबूझकर वो वेरिएबल भी दे दे, ठीक है? लेकिन यदि फेज कांस्टेंट है तो एक बार जो रिश्ता उनके बीच में बन गया, थ्रू आउट वही रिश्ता बनेगा। अच्छा, मान लो मैंने यहां पर ये कह दिया कि V = V0 sin ωt + 30, इसका मतलब V आगे है, मैं इसको बोलूंगा वोल्टेज इज अहेड ऑफ द करंट बाई 30 डिग्री। लेकिन जरूरी नहीं है कि मैं इसको ऐसे ही बोलूं, मैं ऐसे भी कह सकता हूं कि करंट लैग्स बिहाइंड वोल्टेज बाई 30 डिग्री। जैसे एक राम है, एक श्याम है, राम आगे चल रहा है, श्याम पीछे चल रहा है, तो आप ये भी कह सकते हो कि राम आगे चल रहा है। आप ये वर्ड भी यूज कर सकते हो कि श्याम पीछे चल रहा है, तो आप ये भी वर्ड यूज कर सकते हो कि वोल्टेज अहेड है करंट से, या आप ये भी कह सकते हो कि करंट लैग बिहाइंड वोल्टेज। तो ये वर्ड यहां पर यूज हो सकते हैं, इनके लिए आपको फैमिलियर हो जाना है। जवानों, एक बात मैं और बताऊं बेटे, V = IR के रिश्ते से हम ये बात कह सकते हैं कि जब हम I निकालेंगे तो V/R करेंगे। अक्सर क्योंकि हमारा रेजिस्टेंस 1 से बड़ा होता है, इसलिए अक्सर I की वैल्यू V से छोटी होती है, इसीलिए मैंने यहां पर V वाली जो लाइन बनाई थी वो ज्यादा बड़ी बनाई थी एज कंपेयर टू I वाली लाइन। क्या आपको मेरी बात समझ में आई? जो मैक्सिमम वैल्यू या पीक वैल्यू की बात कर रहा हूं मैं यहाँ पे, जो पीक वैल्यू और मैक्सिमम वैल्यू हम निकाल रहे हैं करंट के केस में, करंट की वैल्यू निकाल रहे हैं तो वो वोल्टेज से थोड़ा सा कम मिलेगी, क्योंकि रेजिस्टेंस नॉर्मली ज्यादा ही होता है कुछ। अरे यार, नहीं आएगा बेटे समझ में? कोई दिक्कत है क्या? नहीं है? तो बेटे हमने अभी तक क्या सीखा है कि हमारे पास रोटेटिंग वेक्टर है, रोटेटिंग वेक्टर में करंट वोल्टेज रिप्रेजेंट होंगे और इनके बीच का फेज रिलेशन हम डायग्राम से देख पाएंगे, इसको हम फेजर डायग्राम बोलेंगे। तो अभी हम लोग करने क्या वाले हैं बेटे, अल्टरनेटिंग करंट को पहले सिर्फ और सिर्फ रेजिस्टेंस के अक्रॉस अप्लाई करेंगे, फिर हम अल्टरनेटिंग करंट को किसके अक्रॉस अप्लाई करेंगे, इंडक्टर के अक्रॉस अप्लाई करेंगे, फिर हम कैपेसिटर के अक्रॉस अप्लाई करेंगे, फिर इनके कॉम्बिनेशंस के अक्रॉस अप्लाई करेंगे, और हर बार हम करंट और वोल्टेज के फेज रिलेशंस को देखेंगे। फेज रिलेशंस के बिहाफ पर हम उनका फेजर डायग्राम बनाएंगे और साथ ही साथ में हम उनके ग्राफ भी ड्रॉ करेंगे। यही पार्ट है जो एसी का अलग है बाकी सर्किट सॉल्विंग से, जो अभी तक हमने सीखा था। ये पार्ट आपको समझ में आ गया, फिर इसमें कुछ खास दम बचता नहीं है। तो मेरे प्यारे जवानों, अब मैं आपको पहले एक चीज कराता हूं कि भाई साहब, यदि हमारे पास सर्किट में सिर्फ रेजिस्टेंस इंक्लूडेड है तो क्या होने वाला है, क्या करना चाह रहे हैं हम, ये तो समझ गए आप लोग। हम फेज रिलेशंस निकालना चाह रहे हैं करंट और वोल्टेज में। मतलब क्या है कि हमारे पास एक रेजिस्टेंस है, इस रेजिस्टेंस की वैल्यू मान लो R है, इसको हमने AC सोर्स के साथ कनेक्ट कर दिया। ध्यान रहे यहां पर ये सिंबल यूज होगा, यहाँ पे दिस इज द सिंबल फॉर AC, ठीक है। यहां पर हमने V वोल्टेज अप्लाई कर दी, और लेट अस सपोज V वोल्टेज जो यहां पर हमने करी है दिस इज V0 * sin ωt। अपने को ये बताना है कि जब वोल्टेज इस तरीके से वेरी करेगी तो करंट का जो करंट की इक्वेशन है वो क्या बनेगी, करंट किस तरीके से वेरी कर रहा होगा। हम यहां पर मान लें कि साहब लेट R इज द रेजिस्टेंस, हम इसका रेजिस्टेंस R मान लेते हैं।
तो इसका मतलब जो करंट आएगा वो कितना आएगा, V/R। और मेरे प्यारे जवानों यहां से करंट की वैल्यू कितनी आ जाएगी, V0 sin ओमेगा t डिवाइडेड बाई R। V0 sin ओमेगा t डिवाइडेड बाई R। भाई साहब यदि मैं इस रिश्ते को गौर से देखूं तो मैं इसको एक नया नाम दे सकता हूं। जब ये मेरी वैल्यू ओमेगा टी की वैल्यू 90 हो जाए, या इसका मल्टीपल कुछ इस तरीके का हो जाए कि साइन ओमेगा टी की वैल्यू मैक्सिमम कितनी हो सकती है, 1। जब ये वैल्यू 1 हो जाएगी तो करंट क्या हो जाएगा उसमें, मैक्सिमम। और वो जो मैक्सिमम करंट होगा उसकी वैल्यू कितनी होगी, V0/R। तो मैं यहां पर ऐसा लिख दूं कि I = I0 इंटू साइन ओमेगा टी, और मैं यहां पे मान लेता हूं वेयर I0 is the V0/R and it is also equal to maximum current, और you can also write it down like peak current। आप इसको पीक करंट या मैक्सिमम करंट में से कुछ भी बोल सकते हो। मैं दोबारा बताऊं क्या ये बात, मैंने कहा कि यदि ये वैल्यू 1 हो गई तो उस समय ये करंट मैक्सिमम होगा V0/R, तो इसके एक खास सिंबल रख दिया, I0 लगा दिया बस। अब इंटरेस्टिंग बात है, आप लोग करंट और वोल्टेज की इक्वेशंस को ध्यान से देखेंगे। जो हमने लेके चले थे वो तो ये थी, और जो यहां से करंट की इक्वेशन पैदा हुई है वो तो ये है। तो बाई कंपेयरिंग 1 and 2, मान लो इसका नाम 1 देता हूं, इसका नाम मैं 2 दे देता हूं। तो बाई कंपेयरिंग 1 and 2, यदि मैं 1 और 2 को कंपेयर करूं, 1 और 2 का कंपैरिजन करना शुरू कर दूं, तो मैं यहां से क्या कह सकता हूं कि I and V, मतलब बोथ V and I आर इन सेम फेज, ये दोनों सेम फेज में हैं। कैसे कहा मैंने, जो एंगल था यहां पर साइन थीटा दोनों में जो था उसकी वैल्यू सेम थी, इसलिए मैंने ऐसा कहा। अब मुझे एक बात बताओ कि ये सेम फेज में है, इससे आप क्या समझे, एक ही समय पर दोनों मैक्सिमा होंगे, उसी समय एक मैक्सिमा हो रहा होगा, उसी समय दूसरा भी मैक्सिमा होगा। मान लो 10 बजे करंट का मैक्सिमा था तो वोल्टेज का भी 10 बजे मैक्सिमा होगा। मान लो 10:10 पे मिनिमा था करंट का, तो वोल्टेज का भी उस समय मिनिमा रहेगा। ये मतलब है इसका। क्या आपको मेरी बात समझ में आई बेटे? प्यारे जवानों, इस कंक्लूजन के बाद आप लोग यहाँ पर फेजर डायग्राम बनाएंगे। तो जब हम यहाँ पर फेजर बनाएंगे, तो जब फेजर डायग्राम आप नोट करेंगे तो आप लोग यहाँ पर क्या लिखने वाले हैं। फेजर डायग्राम के लिए आपने 2 एक्सिस डिसाइड करी, एक एक्स ले ली, एक वाई ले ली। किसी इंस्टेंट पर आपने लेट अस सपोज ये आपने एक लाइन खींच दी ओमेगा टी की। फॉर एग्जांपल ये लाइन खींची थी आपने करंट के लिए, तो दिस इज आई नॉट, लेट अस से दिस इज ओमेगा इंटू टी। तो मुझे बताओ वी वोल्टेज वाली लाइन कौन सी होगी? इसी के ऊपर होगी, इसी से थोड़ा आगे हो जाएगी, यहां तक मैं दिखा दूंगा दिस इज वी नॉट। हाँ, यहां पर आप दिखाना चाहेंगे तो यहाँ आई लिख देंगे, और यहां पर आप लिखना चाहेंगे तो यहाँ पर आप वी लिख देंगे। आप वाई को थोड़ा सा और ऊपर दिखा दें ताकि होच पोच ना हो। तो ये जो डायग्राम बना है ये फेजर है। दोनों करंट और वोल्टेज वाली जो वैल्यूज आई है, पीक वैल्यूज आई है, वो एक ही लाइन पर आनी जरूरी है, वो एक ही लाइन पर आई है। क्या जवानों ये बात समझ में आई? यहां से हम लोग ग्राफ भी ड्रॉ करेंगे लास्ट में। सबसे लास्ट में लिखना है ग्राफ, मैं आपको बता दूं, कुछ लोगों को पता नहीं हो तो कहीं से भी लिखना शुरू कर देते हैं, ठीक है? तो मैं आपको बता दूं अच्छे से, ग्राफ लास्ट में लिख रहे हैं हम लोग, ओके? वहां कॉर्नर में जाना नहीं चाह रहे थे, इसलिए मैंने इधर लिख दिया। तो बेटे करंट और वोल्टेज का वेरिएशन लिख रहे हैं। तो मुझे एक बात बताओ, फॉर एग्जाम्पल मैंने ये वेरिएशन लिख दिया, लेट अस सपोज ये मैंने वोल्टेज के लिए वेरिएशन लिख दिया, ठीक है? तो ये वोल्टेज की कौन सी वैल्यू रही होगी? मैक्सिमम वैल्यू V0 रही होगी। तो उस समय मुझे बताओ, अब मैंने वोल्टेज का तो ग्राफ ड्रॉ कर दिया, तो ये वोल्टेज की कौन सी वैल्यू रही होगी? यहाँ पर t टाइम रहा होगा, यहाँ पर कितना समय रहा होगा? t/2, यहाँ पर t/4, यहाँ पर बीच में दिखाना चाहो तो आप 3t/4 वक्त दिखा सकते हो। और ये जो ग्राफ है किसका है? V का। लेकिन इसी ग्राफ में आपको करंट का भी ड्रॉ करना है, तो करंट का ग्राफ कैसा आएगा? डिट्टो इसके जैसा ही आएगा, बस उसका एम्पलीट्यूड कम होगा। जो मैक्सिमम वैल्यू है, पीक वैल्यू, उसको एम्पलीट्यूड का नाम भी देते हैं। यहाँ पर आप उसको एम्पलीट्यूड भी लिख सकते हैं, इट इज द एम्पलीट्यूड। क्या है ये? एम्पलीट्यूड नहीं है, एम्पलीट्यूड है ये, ठीक है? तो ग्राफ तो इसका भी साइन वाली इक्वेशन है, देखो ये रही। तो ग्राफ तो साइन थीटा वाला ही आएगा, इक्वेशन से ही कहते हैं बेटे ग्राफ, हम हवा में नहीं बना रहे। तो ग्राफ तो इसका भी वैसा ही आना है,
तो हम ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन की बात करें तो यहां पर ग्राफ इस तरीके से आप बना देंगे। तो करंट और वोल्टेज एक साथ मैक्सिमम हो रहे हैं, एक साथ जीरो हो रहे हैं, फिर एक साथ मिनिमम भी हो रहे हैं। क्या आपको मेरी बात समझ में आई? यस और नो? तो प्यारे जवानों, ये लिया हमने जब हमने सर्किट के अंदर सिर्फ और सिर्फ अकेले कंपोनेंट रेजिस्टेंस को इंक्लूड किया एसी सर्किट में, तब हमने फेज रिलेशंस डिराइव करें। ऐसे ही हम कैपेसिटर लेके चलेंगे, इंडक्टर लेके चलेंगे और फिर कॉम्बिनेशंस की बातचीत करेंगे। तो अभी हेडिंग डालो पहले फेजर। फेजर उसके बाद ये लिख लेना, छाप लेना जल्दी से। फेजर लिखो, क्या लिखोगे फेजर में? ए डायग्राम, या इट इज से शुरू कर लो, शॉर्ट में पड़ जाएगा। इट इज ए डायग्राम, इट इज काटा क्यों बेटे, वहीं से लिख लेते। इट इज ए डायग्राम, इट इज ए डायग्राम दैट रिप्रेजेंट्स, क्या कह रहे हैं? वाह ये सही है जी। देखो आधा तो लिख ही दिया मैंने शुरू का लिख दिया इट इज ए डायग्राम, और लास्ट में लिख दिया इज नॉन एज फेजर। तो कुछ तो नंबर मिल ही जाएंगे। हाँ, सोच सकते हैं सब। इट इज ए डायग्राम दैट रिप्रेजेंट्स अल्टरनेटिंग करंट एंड वोल्टेज, that represents alternating current and voltage of same frequency, alternating current and voltage of same frequency as rotating vectors along with proper phase angle between them, along with proper phase angle between them। वो जो सर्कल वाला डायग्राम मैंने बनाया था, तो वो चाहो तो बना सकते हो, बाकी कोई आवश्यकता नहीं है। ठीक है, बना के दिखाना चाहो समझने के लिए तो बना सकते हो। अब आप एक लाइन छोड़ के लिखिए अगली लाइन में। हाँ, थोड़ा सा इसकी डेफिनेशन के अलावा है ना वो चीज़, तो आप लिख लो। वी आर गोइंग टू डिस्कस फेज रिलेशंस, we are going to discuss phase relations between I and V of different circuit elements when AC is given। क्या बोला मैंने? of different circuit elements when alternating current is supplied। ठीक है ना, AC इज गिवन टू दिस। तो पहला लो केस फर्स्ट, अच्छे से लाइन छोड़ के लिखें। केस फर्स्ट, ओनली रेजिस्टेंस कनेक्टेड टू AC, सिर्फ और सिर्फ रेजिस्टेंस कनेक्टेड है AC के अंदर, सिर्फ ये। ठीक है, ओनली रेजिस्टेंस इज कनेक्टेड टू AC। अब इसको नोट डाउन कर लो जल्दी से, बाकी जानकारी कल करेंगे हम लोग, आज इतना ही करेंगे। ओके, नोट कर लो बेटा, शाबाश।